हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम तो आपने काफी सुना होगा प्राइवेट प्लेसमेंट का, लेकिन आज जरा डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। आपने पब्लिक इशू के बारे में काफी बार कई लोगों से सुना है, पढ़ा भी है इनफैक्ट, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू में क्या कोई कनेक्शन है? यस, एक कनेक्शन है। पब्लिक इशू पब्लिक एट लार्ज को गिवन होता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक एट लार्ज को गिवन नहीं होता। सो एग्जैक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रेलेवेंट सेक्शन की। प्राइवेट प्लेसमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये काम कैसे करता है ये जरा देखते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में एक कंपनी को फंड की जरूरत है, कंपनी को फंड रेजिंग करनी है, लेकिन देखिए वो कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है। दैट कुड बी ए, चाहे वो कंपनी अनलिस्टेड हो चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है। तो अनलिस्टेड कंपनी को पब्लिक इशू लाने की जरूरत नहीं है अगर उस कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करनी है तो अब वो कंपनी फंड रेजिंग कैसे करेगी? चाहे वो कंपनी अनलिस्टेड हो चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो, वो कंपनी ऑफर देगी या इनविटेशन टू एन ऑफर देगी। ये इनविटेशन टू एन ऑफर किसको होगा? ये इनविटेशन टू एन ऑफर या ऑफर, ये ऑफर सेलेक्टेड पर्संस को होता है। ये ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं होता। ये ऑफर किस लिए होता है? ये ऑफर होता है सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये ऑफर सिक्योरिटीज खरीदने के लिए दिया जाता है। और किसको ऑफर मिलता है? ये ऑफर मिलता है सेलेक्टेड पर्संस को। सो ये जनरल ऑफर नहीं है, ये एक तरीके का स्पेसिफिक ऑफर है अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एस्पेक्ट से देखूं तो। सो कंपनी इन्हें एक ऑफर देगी सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। देखिए यहां सिक्योरिटी की डेफिनेशन को नए वाले कंपनीज एक्ट ने थोड़ा इंक्रीज कर रहा, वाइड कर दिया है, डेफिनेशन को बढ़ा दिया है। शेयर्स नहीं लिखा है, सिक्योरिटीज लिखा है। तो इसका यह मतलब है कि कंपनी इक्विटी शेयर भी ऑफर कर सकती है और कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डिबेंचर्स भी ऑफर कर सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में डिबेंचर भी आता है। अब ये जो सेलेक्टेड पर्सन्स हैं ये कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, ये कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। अब ये कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऑफर सिर्फ इन्हें ही मिला है, वो ऑफर आपको या मुझे नहीं मिला है। तो वो सेलेक्टेड पर्सन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तो अगर हम इनकी बात करें तो देखिए इसमें वी कैन इंक्लूड म्यूचुअल फंड, वी कैन इंक्लूड इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें हम म्यूचुअल फंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम इंश्योरेंस कंपनी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंपनी मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से फंड रेजिंग कर रही है, किसी म्यूचुअल फंड से फंड रेजिंग कर रही है, तो कंपनी ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर सिर्फ उस म्यूचुअल फंड कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी को ऑफर दिया है। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी को डिसाइड करना है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस। पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक इशू में ऑफर सबको, पब्लिक को मिलता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में जो ऑफर मिलता है ये सिर्फ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को मिलता है, सेलेक्टेड पर्संस को मिलता है। सर क्या कोई लिमिट भी होती है कि ये मैक्सिमम कितने पर्सन्स इसमें शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं? यस, लिमिट है। और वो लिमिट कितनी है?
वो जो लिमिट है वो है 200 की। ओरिजिनली ये जो लिमिट थी ये 50 की थी, लेकिन साथ ही साथ ये बात लिखी हुई थी कि आज अदर लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 50 की लिमिट थी ओरिजिनली, लेकिन ये 200 हो सकती है, 200 इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू मैक्सिमम 200 लोगों से फंड रेजिंग कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन याद रहे, दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता देता हूं। 200 की काउंटिंग में हम QIB को इंक्लूड नहीं करते, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को काउंट नहीं करते, और इसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर कंपनी के शेयर्स दिए हैं अंडर ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो उसे भी हम 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करते। तो 200 की काउंटिंग में कभी भी एम्प्लॉय को और QIB को काउंट नहीं किया जाएगा। ये 200 की लिमिट हमने देखा फाइनेंशियल ईयर में है। तो इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी काउंटिंग कितनी होगी, उनकी काउंटिंग होगी, और उनमें लिमिट कितनी है 200। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस लिमिट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 200 की जो लिमिट है ना, ये पर सिक्योरिटी है। तो मान लीजिए अगर कंपनी डिबेंचर के थ्रू फंड रेजिंग कर रही है और उन डिबेंचर्स को कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू कर रही है, तो डिबेंचर्स पे लिमिट कितनी है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 200। अगर कंपनी इक्विटी शेयर के थ्रू भी फंड रेजिंग करती है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो इक्विटी शेयर्स के लिए लिमिट कितनी है, तो इक्विटी शेयर्स की लिमिट है 200 की। तो 200 की लिमिट सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी सिक्योरिटी से फंड रेजिंग कर रही है, और उसकी काउंटिंग में हम QIB को और एम्प्लॉयज को शेयर जो इशू किए अंडर ESOP उसे इंक्लूड नहीं करते। प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था। यह केस था सहारा का। यस, सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो सहारा ग्रुप की एक अनलिस्टेड कंपनी थी। इस कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करी, लेकिन 2 करोड़ लोगों से पैसा लिया, और सहारा ने 2 साल तक लोगों से पैसा लिया प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और 2 करोड़ लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो सेबी ने कहा कि आपने इस लिमिट को एक्सीड कर दिया, और जब कोई कंपनी इस लिमिट को एक्सीड कर देती है, सहारा वाले केस में यह चीज इंटरेस्टिंग थी कि जब सहारा ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए थे, सहारा ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पब्लिक को इशू किए थे, लेकिन तब लिमिट हुआ करती थी 50 की। तब 50 की लिमिट थी, क्योंकि तब पुराना वाला कंपनीज एक्ट चला करता था। जब सेबी ने सहारा से यह कहा कि आपने कंपनीज एक्ट का वायलेशन किया है, और क्योंकि आपने 50 की लिमिट को एक्सीड किया है, तो यह ऑफर बन गया पब्लिक इशू। तो इस लिमिट को जो कंपनी एक्सीड करती है, तो हम ये मान लेते हैं कि कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए हैं, और उसके बाद सेबी रेगुलेशंस यानी कि सेबी ICDR गाइडलाइंस उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। सहारा ने इस केस में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए कि हमारी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो हमारी कंपनी के ऊपर सेबी की गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होती। सहारा ने यह भी कहा कि हमारा जो डिबेंचर है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो पब्लिक इशू के प्रोविजन हमारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट सहारा ने दिए, बट अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि सहारा ने सेबी के लॉ का वायलेशन किया है, और इसके साथ साथ सहारा कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट की जो रूल्स हैं उसका भी वायलेशन किया था, वो रूल्स जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में डिफाइंड थे। आप देखते हो कि जब किसी कंपनी का पब्लिक इशू आता है तो उस कंपनी के पेपर में एड्स आते हैं, मीडिया में एड्स आते हैं, लेकिन जब कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करती है तो उस कंपनी के मीडिया में एड्स नहीं आ सकते। जब कंपनी पब्लिक इशू निकालती है तो कंपनी इनविटेशन टू एन ऑफर देती है, लेकिन जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करती है तो कंपनी जो लेटर ऑफ ऑफर देती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कंपनी किसे देती है, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कंपनी
सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को देती है जिन इन्वेस्टर्स के थ्रू कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर उन लोगों को दिया जाता है जिनसे कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है, और उनका पैसा मिलने के, यानी कि जैसे ही उनसे कंपनी को पैसा मिला, मनी रिसीव्ड होने के 60 डेज के अंदर कंपनी को अलॉटमेंट करना होता है सिक्योरिटीज का। तो कंपनी को अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कितने टाइम में करना है? कंपनी को पैसा रिसीव होने के 60 डेज के अंदर सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट करना है। अगर कंपनी 60 डेज में उनको सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट नहीं करेगी जिन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के इशू में पार्टिसिपेट किया था, तो अब उस कंपनी को 60 डेज के नेक्स्ट 15 डेज में उनका पैसा रिफंड करना होता है। और अगर कंपनी ने वो पैसा रिफंड नहीं किया तो कंपनी पे 61st डे से, तो कंपनी से 60 डे के बाद से, 60 डेज के बाद से, यानी कि 15 डेज को इंक्लूड करेंगे, यहां से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर कंपनी 15 दिनों के अंदर रिफंड कर देती है, कंपनी 15 दिन के अंदर रिफंड क्यों कर देगी? अगर कंपनी को मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला या ऑफर को विड्रॉ कर लिया, तो कंपनी को 60 डेज के अंदर क्या करना है? 60 डेज के बाद कंपनी को 15 दिन का टाइम और मिलता है। आइदर कंपनी पैसा मिलने के 60 डेज के अंदर सिक्योरिटीज अलॉट कर दे। अगर कंपनी 60 डेज में ऐसा नहीं कर पाती तो नेक्स्ट 15 डेज में कंपनी विदाउट इंटरेस्ट वो पैसा रिफंड कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं किया तो 60 डेज के बाद से कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी लायबल होती है। नए वाले कंपनीज एक्ट में एक और बेटर मैकेनिज्म आया। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में एक प्रॉब्लम थी। लोग जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो वो कैश की फॉर्म में भी इन्वेस्ट करते थे, लेकिन नए वाले कंपनीज एक्ट ने इस चीज के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया और ये बोल दिया गया कि जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट के इशू में इन्वेस्ट करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट चेक से होगा, वो डिमांड ड्राफ्ट से होगा, यानी कि कैश की फॉर्म में कंपनी कभी भी पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में। अब प्राइवेट प्लेसमेंट का कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे क्योंकि सेक्शन 42 में इसके ऊपर भी प्रोहिबिशन है। जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करेगी तो मीडिया में कंपनी कोई भी एड इशू नहीं कर सकती और शेयर्स उसे ही अलॉट किया जाएगा जिसने कंपनी के शेयर्स डिमांड किए थे, जिसका नाम कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में एंटर कर लिया था। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देने से पहले कंपनी उन लोगों का नाम अपने रिकॉर्ड्स में डालती है जिन लोगों को कंपनी शेयर्स का ऑफर देने वाली है, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर उन्हीं के नाम से कंपनी उनको प्रेजेंट करती है। तो जिसको कंपनी ने ऑफर दिया सिर्फ वही पर्सन कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर में, प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? जब पब्लिक इशू आता है तो पब्लिक इशू में कोई भी पर्सन कंपनी के पब्लिक इशू में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग होती है तो जिसे वो लेटर ऑफ ऑफर मिला है कंपनी की तरफ से, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर मिला है, वही कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर किसी कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल्स का या सेक्शन का वॉयलेशन किया तो कंपनी के ऊपर 2 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। 2 करोड़ तक का फाइन। इसके अलावा जितना अमाउंट उस प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वॉल्व था, विच एवर इज हायर, तो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में 25 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व था तो कंपनी इज लायबल टू पे ए पेनल्टी ऑफ ₹25 करोड़। इसके साथ साथ कंपनी ने जितना पैसा उस प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज किया था वो नेक्स्ट 30 डेज में कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सहारा के केस को जरूर पढ़िए। अगर आप सहारा के प्राइवेट प्लेसमेंट के केस को पढ़ेंगे तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें जान पाएंगे।
So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Thank you so much.